कोरोना काल, कोरोना महामारी, कोरोना वायरस, आप कुछ भी नाम इस समय को दे सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब पूरी दुनिया एक ऐसे संकट से जूझ रही है जिसका ना तो कोई समाधान है और ना ही कोई उपाय। शायद यह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा तीसरा महाविश्व युद्ध है जिसका इस दुनिया के पास कोई हल नहीं है, जिसका इस दुनिया के पास कोई समाधान नहीं है। अमेरिका अपने आप को महाशक्तिशाली और विकसित देश समझने वाला भी इस वायरस के आगे घुटने टेक चुका है। अमेरिका जैसे देश भी इस वायरस के आगे पस्त हैं, उनका भी कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे समय में हमें यही बताया जाता है कि कोरोना वायरस से आप केवल सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करके बच सकते हैं। पर दोस्तों, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमारे देश में हो रहा है? क्या हमारे देश में इस बात को लेकर इतनी जागरूकता है जितनी होनी चाहिए? और हम कब तक इस तरीके से घरों में बंद रहेंगे? अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी हैं तो फिर कब तक हम ऐसे ही अपने घरों में बंद रहेंगे? ऐसे ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी अपना काम धाम सब छोड़कर अपने घरों में बंद रहेंगे? कैसे हमारे आर्थिक स्थिति की गाड़ी फिर सड़क पर आएगी? कैसे हमारा जीवन फिर पटरी पर आएगा? आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बी अमेजिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में शराब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था जब से लॉकडाउन लगा था। पर कुछ दिन पहले सरकार ने शराब की बिक्री पर छूट दे दी। हर राज्य में शराब खुले तौर पर पहले की तरह बिकने लगी है। पर क्या यह कोरोना वायरस की तरफ एक लापरवाही नहीं है? क्या सरकार को सच में राजस्व इतना ज्यादा मिलता है शराब से कि ऐसे भी समय में वह शराब की बिक्री शुरू कर रही है? मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ और ना ही कोई छोटा अर्थशास्त्री हूँ। अर्थशास्त्र में मुझे उतना ही ज्ञान है जितना आपको है या जितना एक आम आदमी को होता है। तो क्या सच में राज्य सरकारों को इतना ज्यादा घाटा हो रहा था शराब की बिक्री ना होने से? क्या गुजरात और बिहार जैसे राज्य जहां पे शराब शुरुआत से ही पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उन राज्यों का विकास नहीं हो रहा है? क्या उन राज्यों के पास कोई और आमदनी नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सच है कि शराब की बिक्री से सबसे ज्यादा राजस्व राज्यों को प्राप्त होता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि शराब की बिक्री पर ही वो राज्य डिपेंड है। ऐसा कतई नहीं है। गुजरात और बिहार भारत के दो ऐसे राज्य हैं जिनका कहना यह है कि हमारे राज्य में शराब पूरी तरीके से बंद होने पर भी हमारे राज्य के विकास में कोई कमी नहीं आई है, हमारे राज्य के राजस्व में कोई कमी नहीं आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब शराब को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया था तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था। हर तरफ से उनके ऊपर दबाव पड़ रहा था, पर वो उस दबाव में झुके नहीं और वो अपने फैसले पर अडिग रहे और आज भी बिहार में शराब पूरी तरीके से बंद है। पर खास बात यह है कि शराब पूरी तरीके से बंद होने के बावजूद भी बिहार की अर्थव्यवस्था में कोई कमी नहीं है, बिहार के विकास में कोई कमी नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों श्रीमान का कहना है कि शराब की बंदी होने पर उनके राज्य में कोई विकास में कमी नहीं आई है। वो यहाँ तक कहते हैं कि शराब की बिक्री अगर बंद हो गई है तो राजस्व हमें कहीं और से भी प्राप्त हो जाता है। राजस्व प्राप्त करने के कई और तरीके हैं। तो वो शराब की बिक्री से जो राजस्व मिल रहा था और जो अब नहीं मिल रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपना लिए हैं जिससे शराब की बिक्री से बचा जा सकता है। तो ऐसे समय में क्या शराब के ठेकों को खोलना जरूरी था? और अगर सरकार ने शराब को ठेकों को खोल भी दिया तो क्या हमारे और आपके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि हम अपना अच्छा और बुरा देख सकें? क्या शराब के ठेकों पर इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ लगाना आवश्यक था? क्या शराब सच में हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है
कि ना तो हमें अपने परिवार की चिंता है, ना ही हमें अपने समाज की चिंता है, ना ही हमें अपने देश की चिंता है। क्या सच में ऐसा है? ऐसा ही है दोस्तों। मेरी नजर में शराब ऐसा जहर है जो आपकी आत्मा को मार देता है। जहर, पॉइजन तो केवल आपके शरीर को मारता है, पर शराब आपकी आत्मा को मार देता है। और जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, वो मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे, भले ही ना कहें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी आत्मा मर गई है। अगर उनकी आत्मा मरी ना होती तो इस तरीके से शराब के ठेकों के बाहर लाइन ना लगाते, इस तरीके से शराब के लिए टूट ना पड़ते। हो सकता है किसी किसी को बुरा लगे, पर यह बात सच है, ये बात सही है। शराब खरीदने से, वो भी ऐसे समय में जब आप हमेशा घर में ही बंद हो, जब आप हमेशा घर में ही हो, दो चीजों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पहला ये आपकी आर्थिक स्थिति पर, और दूसरा आपके परिवार पर। आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि इस लॉकडाउन के कारण कहीं भी कोई रोजगार नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई आय का स्रोत नहीं है, तो जो कुछ आपने बचत रखा होगा वो आप जाएंगे शराब में फूंक देंगे, वो जाएंगे आप शराब में खत्म कर देंगे। इस तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, यहाँ तक कि किसी किसी के घर की आर्थिक स्थिति ना के बराबर हो जाएगी। और दूसरा ये, जब आप नशे में होंगे, जब आपके अंदर शराब होगी, तब आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहेगा। आपका अपनी वाइफ के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, घर में कलह होगा, क्लेश होगा, और इसका असर घर के सदस्यों के साथ साथ जो आपके घर में बच्चे होंगे उन पर भी पड़ेगा। ऐसे समय में घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी। अगर राज्य सरकारें शराब के ठेकों को, शराब की दुकानों को खोल रही हैं, तो इस बात को भी वो नजरअंदाज ना करें कि ऐसे समय में जब घर के सभी लोग एक ही जगह पर हों, तो ऐसे समय में घरेलू हिंसा शराब के कारण बढ़ जाएगी। यह फैक्ट है, इसे कोई नकार नहीं सकता। अब आते हैं दूसरी बात पर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, और 3 मई के बाद से पूरे देश को 3 जोन में बांट दिया गया। एक रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन में कोरोना वायरस के संक्रमणों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां पे डेथ भी हुई है। ऑरेंज जोन, जहां पे कोरोना वायरस के संक्रमण कम है लेकिन संक्रमित होने की खतरे हैं। और ग्रीन जोन, जहां पे कोरोना वायरस का कोई भी केस नहीं पाया गया है। तो ग्रीन जोन में कुछ छूटें दी गई हैं, ऑरेंज जोन में भी कुछ छूटें दी गई हैं, पर रेड जोन को पूरी तरीके से लॉकडाउन रखा गया है। पर कब तक हम अपने घरों में कब तक बैठे रहेंगे, हम अपने घरों में कब तक बंद रहेंगे? इसका कोई किसी के पास सॉल्यूशन है? चाइना में तो यह वायरस काफी समय पहले से था, और चाइना ने जब लॉकडाउन लगाया तो चाइना लॉकडाउन लगाने वाला सबसे पहला देश था, जहां पे 3 से 4 महीने से ऊपर हो गए लॉकडाउन को, पर वायरस खत्म नहीं हुआ। देखिए, यह वायरस कब खत्म होगा, यह वायरस कब इस दुनिया से जाएगा, किसी को कुछ भी पता नहीं है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। जब तक वैक्सीन या इसका कोई ठोस उपचार नहीं हो जाता, तब तक इस वायरस के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह वायरस फैलना बंद हो गया है, यह वायरस चला गया है। तो ऐसे समय में हम कब तक अपने घरों में बंद रहेंगे? यही हाल रहा तो आर्थिक स्थिति तो पूरी तरीके से जमीन पर आ जाएगी, और जिन लोगों के पास पैसा है वो अभी खाने की किल्लत से जूझने लगेंगे, क्योंकि पैसे से आप पेट नहीं भर सकते, आपको पेट अनाज से ही भरना होगा। और जब कोई काम होगा नहीं तो अनाज मार्केट तक पहुंचेंगे कैसे, अनाज हम तक पहुंचेंगे कैसे? इस तरीके से आर्थिक स्थिति तो जमीन पर आ जाएगी। और जिनके पास अनाज खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे, मान लीजिए मार्केट में अनाज है और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम मार्केट से अनाज ले सकें, फिर क्या होगा? तो कब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे? इसके लिए मैंने यूरोप के कई देश, जहां पे कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, वहां के कई देशों को मैंने स्टडी किया, वहां के कई देशों के न्यूज़पेपर्स को मैंने स्टडी किया।
न्यूयॉर्क टाइम्स का एक लेख था जिसको शायद अपनाकर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, यूरोप के अन्य देशों में जैसा हो रहा था, शायद हो रहा है, शायद उसको अगर हम अपना लें तो हम कोरोना वायरस से बच भी सकते हैं और अपने घरों में बंद भी नहीं रहेंगे और हमारे आर्थिक स्थिति की गाड़ी चलती रहेगी। वह यह है कि कोरोना वायरस के साथ जीना। आप कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लीजिए। यही एकमात्र विकल्प है जब तक कोई इसका ठोस उपचार नहीं आ जाता। यूरोप के अन्य देशों में जहां पे कोरोना वायरस तेजी से फैला, जहां पे कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा हैं, वहां के हाल यह है कि वहां पे जीवन सामान्य रूप से तो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट को खोल दिया गया। रेस्टोरेंट्स को खोलने के बाद रेस्टोरेंट्स के अंदर की स्पेस को या तो बढ़ा दिया गया या तो टेबल्स की संख्या कम कर दी गई। जैसे एक 10x12 के रूम में केवल 2 टेबल या 3 टेबल ही रखे गए हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और कोई भी रेस्टोरेंट में बिना मास्क और बिना ग्लव्स के एंट्री नहीं ले सकता। और आप एक बार वहां पे एंट्री ले लेंगे तो वहां के स्टाफ आपको सैनिटाइज करेंगे। आपका हाथ सैनिटाइजर से धुलाया जाएगा। हर कस्टमर के जाने के बाद टेबल सैनिटाइज होता है, तभी दूसरा कस्टमर उस पर बैठ पाता है। और उसके बाद आपके मास्क को और आपके ग्लव्स को रखने के लिए वो आपको एक अलग सा थैला भी देंगे जो केवल आप ही यूज करेंगे। उसके बाद वो डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। आपका भोजन भी जो आएगा वो पूरी तरीके से सुरक्षित आएगा। जो स्टाफ रहेंगे वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। इसी तरीके से कंपनियों के ऑफिस भी खुल रहे हैं। वहां पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की नियुक्ति हो रही है। स्पेस या तो बढ़ा दिया गया है या तो वहां से इंस्ट्रूमेंट कम कर दिए गए हैं, मशीनें कम कर दी गई हैं। जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पे अगर 1% का प्रोग्रेस भी हो तो बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूरोप के अन्य देशों में फॉलो की जा रही हैं। जैसे पर्यटन स्थल को खोल दिया गया है। चाइना में एक पर्यटन स्थल है जहां पे चाइना एक दिन में 80,000 लोगों को परमिट देता था वहां पे घूमने की, वहां पे टहलने की, वहां पे एंजॉय करने की। और वहां पे चाइना का अच्छा खासा बिजनेस था, चाइना का अच्छा खासा वहां से आमदनी थी। लॉकडाउन के कारण उसको बंद कर दिया गया था, पर जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उस पर्यटन स्थल को खोल दिया गया और 80,000 के बजाय वहां पे एक दिन में केवल 5,000 लोगों की एंट्री ही दी गई, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और जहां पे वहां से आमदनी कुछ नहीं आ रही थी, वहां से 5,000 लोगों से ही जो आमदनी आ रही है वो ही बहुत है। ऐसे ही बातों को हमारे देश में भी फॉलो किया जा सकता है। हम अपने देश में फॉलो कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने आप भी फॉलो कर सकते हैं। ग्रीन जोन में है आप तो क्या हुआ, या ऑरेंज जोन में है आप तो क्या हुआ। आप मार्केट में जा रहे हैं पर सतर्कता बरतिए। जहां पे भीड़ हो वहां पे मत जाइए, दूरी बनाकर रखिए, दूर से ही अपने काम करिए। यही एकमात्र विकल्प है। कोरोना वायरस के साथ जीना यही एकमात्र विकल्प है। हालांकि इससे भय तो जरूर लगेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिक और दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इसी खोज में लगे हुए हैं कि इसका कोई ना कोई उपचार मिल जाए। और यकीन मानिए हमें सफलता जरूर मिलेगी। और जिस दिन इसका कोई वैक्सीन या इसका कोई ठोस उपचार मिल गया उस दिन तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। पर जब तक इसका कोई उपचार नहीं मिलता, इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिलती, इसके कोई ठोस उपाय नहीं होते, तब तक आपको कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आप कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए प्रेरित करिए। अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई ड्रिंक करने वाला हो तो आप उसे समझाइए, ड्रिंक करने से रोकिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रिंक करें। आप ड्रिंक नहीं करेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो शायद ऐसा संभव हो जाए। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अच्छी अच्छी आदतों का अनुसरण करिए
अच्छी अच्छी आदतों को फॉलो करिए और अपने बच्चों के नज़र में, अपने परिवार के नज़र में एक अच्छे उदाहरण को पेश करिए, एक आदर्श छवि प्रस्तुत करिए, जिससे आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य आपको आदर्श मान सकें, आपके बच्चे आपको अपना हीरो मान सकें। उनके नज़र में आप अपनी छवि को धूमिल मत करिए, जो कि शराब आपकी छवि को धूमिल कर देता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपको कष्ट पहुंचाते हों, आपको हानि पहुंचाते हों, आपकी व्यक्तिगत छवि को, आपकी सामाजिक छवि को, आपकी आर्थिक छवि को नुकसान पहुंचाते हों। वो आपके लिए कतई सही नहीं है। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।